कभी सोचा है एक देश बनता कैसे है? क्या सिर्फ सरहदों और सरकारों से, या शायद कहानियों से? तो आज हम इसी कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं कि कैसे सिर्फ शब्दों ने पूरे के पूरे देश खड़े कर दिए। तो चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। एक नया देश बनाना है, जमीन भी है, लोग भी हैं, पर उन सबको एक साथ कैसे लाया जाएगा? उन्हें एक कैसे बनाया जाएगा? यही तो असली चैलेंज है ना। क्योंकि देखिए, कोई भी देश नक्शे पर खींची एक लकीर भर नहीं होता, वो तो लोगों के दिलों में बसा एक साझा एहसास होता है। और यही है सबसे बड़ी मुश्किल, वो एक हम वाली फीलिंग पैदा करना। जरा सोच कर देखिए, ऐसे लोग जिनकी भाषाएं अलग हैं, जिनके त्योहार अलग हैं, यहाँ तक कि जिनका इतिहास भी अलग अलग रहा है, उनको ये कैसे महसूस कराया जाए कि वो सब दरअसल एक हैं? तो इसका सल्यूशन निकाला गया एक नेशनल आइडेंटिटी यानी राष्ट्रीय पहचान बनाकर। और ये सिर्फ किसी झंडे या राष्ट्रगान की बात नहीं थी, नहीं, ये तो गर्व की एक बहुत गहरी भावना थी, एकता का एक ऐसा अटूट बंधन, एक ऐसी कॉमन विरासत जो लाखों करोड़ों लोगों को एक परिवार जैसा महसूस करा दे। पर सवाल तो वही है, ऐसी भावना पैदा की तो की कैसे जाए? और इसका जवाब बड़ी बड़ी सेनाओं या सख्त कानूनों में नहीं मिला, बल्कि एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह मिला। वो जगह थी कलम की ताकत। सुनने में शायद अजीब लगे, पर यह सच है। इस बहुत बड़ी पहचान की समस्या को सुलझाने के लिए साहित्य को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। और इस नई पहचान को गढ़ने का जो औजार बना, वो था राष्ट्रवादी साहित्य। मतलब अब जो लेखक थे, कवि थे, विचारक थे, वो सिर्फ कलाकार नहीं रह गए थे, वो तो इस पूरे आंदोलन के एक तरह से वैचारिक सिपाही बन चुके थे। और ऐतिहासिक स्रोत भी इसी बात को कंफर्म करते हैं कि राष्ट्रवादी साहित्य ने राष्ट्रीय पहचान, गर्व और एकता की भावना को जगाने में एक बहुत ही केंद्रीय भूमिका निभाई। मतलब ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये तो एक मिशन था, एक देश की आत्मा को जगाने का मिशन। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि साहित्य का इस्तेमाल हुआ, पर सवाल ये है कि ये किया कैसे गया? चलिए अब उस ब्लूप्रिंट को समझते हैं जिसके जरिए एक पूरी की पूरी कौम के लिए एक कॉमन स्टोरी, एक साझा कहानी तैयार की गई। तो फिर अगला सवाल यही उठता है कि इन लेखकों के पास आखिर ऐसे कौन से औजार थे, कौन सी रणनीति थी उनके पास कि उन्होंने लाखों लोगों के जहन में एक साझा कहानी बुन दी। देखिए, उनकी रणनीति बहुत क्लियर और सोची समझी थी। सबसे पहले उन्होंने पकड़ा सांस्कृतिक विरासत को, जैसे कि लोक कथाएं, पुराने गीत और वो परंपराएं जो लोगों की रगों में दौड़ती थीं। फिर दूसरा कदम, उन्होंने इतिहास को फिर से खंगाला और जो महान हीरो थे, जो सबके साझा संघर्ष थे, उनकी कहानियों को दोबारा जिंदा किया। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, उन्होंने एक कॉमन भाषा को सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं रहने दिया, बल्कि उसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना दिया। तो अब ये जो रणनीति थी ना, ये सिर्फ किताबों और विचारों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इन साहित्यिक तत्वों को एकता के शक्तिशाली राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया गया। और इन्हीं रणनीतियों से राष्ट्रीय पहचान के 3 मजबूत स्तंभ खड़े हुए। पहला था एक साझा इतिहास, एक ऐसी कहानी जिसने लोगों को एहसास दिलाया कि वो सब एक ही सफर का हिस्सा है। दूसरा, एक कॉमन भाषा, जिसने लोगों के दिलों के बीच की दूरियों को कम किया। और तीसरा, अपनी अनूठी सांस्कृतिक परंपराएं, जो उन्हें पूरी दुनिया में एक अलग पहचान देती थीं। तो असल में ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये तो एक देश के लिए एक कल्चरल ग्लू की तरह थीं, एक ऐसा गोंद जो सबको एक साथ जोड़कर रखता था। तो फिर इसका फाइनल आउटकम क्या हुआ? ये सारे शब्द, ये सारी कहानियां मिलकर आखिर एक जीते जागते देश में कैसे बदल गई? तो देखिए, इस राष्ट्रवादी साहित्य का जो मेन गोल था, वो इन 3 चीजों पर टिका था। सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 40%, फोकस था राष्ट्रीय पहचान बनाने पर। मतलब लोगों में एहसास जगाना कि हम सब एक हैं। इसके बाद 30% जोर था राष्ट्रीय गौरव पर, ताकि लोग अपनी विरासत पर गर्व महसूस करें। और बाकी का 30% राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने पर, ताकि हर मुश्किल का सामना मिलकर किया जा सके। और सच पूछिए तो यही इस पूरे प्रोसेस का निचोड़ है, इसका सार है। साहित्य ने करोड़ों लोगों को एक ऐसी कॉमन स्टोरी दी जिससे वो खुद को कनेक्ट कर पाएं।
इसने उन्हें सिर्फ एक देश का नागरिक नहीं बनाया, बल्कि उन्हें अपनेपन का एहसास दिया, एक घर होने का एहसास दिया। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, आज की दुनिया को कौन सी कहानियां गढ़ रही हैं? हमारे अपने समय में वो कौन सी कथाएं हैं जो हमें एक साथ जोड़ रही हैं, या फिर शायद हमें एक दूसरे से दूर कर रही हैं? आज की कहानी में एक मुर्गा है और एक इंसान, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सिर्फ एक मुर्गे की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। एक आदमी एक मुर्गा खरीद कर लाता है। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन एक दिन वो तय करता है कि वो मुर्गे को मार देगा, पर सीधे नहीं, धीरे धीरे, उसकी पहचान खत्म करके। वो मुर्गे से कहता है, कल से तुम बांग नहीं दोगे, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुर्गा डर जाता है और हामी भर देता है। अगली सुबह वो अपनी सबसे बड़ी पहचान, अपनी बांग छोड़ देता है। सोचिए, जिस चीज के लिए वो जाना जाता था, जिससे उसकी पहचान थी, वो पहली ही शर्त पर उसने छोड़ दी। फिर अगला आदेश आता है, पंख भी नहीं फड़फड़ाने हैं, फिर गर्दन भी नहीं उठानी है। और मुर्गा हर बार झुकता जाता है, हर बार खुद को थोड़ा थोड़ा खोता जाता है, यहां तक कि एक दिन मालिक उससे कहता है, अब तुम्हें अंडे देने होंगे, नहीं तुम मर जाओगे। अब मुर्गा टूट जाता है, क्योंकि ये तो नामुमकिन है। वो रोता है। मालिक पूछता है, डर के मारे रो रहे हो? और मुर्गा जो जवाब देता है, वही इस कहानी की आत्मा है। वो कहता है, नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि अंडे न देने पर मरने से बेहतर था मैं अपनी बांग देकर मरता। कितनी गहरी बात है ये। वो मरने से नहीं डर रहा, वो अपनी पहचान खोकर मरने से डर रहा है। और यहीं से हमारी कहानी, हमारी जिंदगी से जुड़ जाती है। कितनी बार ऐसा होता है, जब हम किसी के डर, दबाव या उम्मीदों के कारण अपनी असली पहचान छोड़ देते हैं। पहले हम अपनी बात कहना छोड़ते हैं, फिर अपने फैसले, फिर अपनी पसंद, और धीरे धीरे हम खुद को ही खो देते हैं। और हम सोचते हैं कि चलो शांति बनी रहेगी, चलो टकराव से बच जाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? जिसका इरादा ही आपको दबाने का हो, वो आपके हर समझौते को आपकी कमजोरी समझता है। आप जितना झुकते हैं, वो उतना ही और झुकाने की कोशिश करता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो आपसे वो मांगता है जो आप दे ही नहीं सकते। तब आपको एहसास होता है कि आपने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होती, हर बार झुकना विनम्रता नहीं होती, और हर बार सह लेना महानता नहीं होती। कभी कभी ना कहना ही सबसे बड़ा साहस होता है। कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना ही असली जीत होती है। और कभी कभी संघर्ष करना ही जीने का सही तरीका होता है। याद रखिए, आपकी बांग, आपकी आवाज है, आपकी सोच है,
आपकी पहचान है। अगर आपने इसे खो दिया तो आप भले ही जिंदा रहेंगे, लेकिन अंदर से खत्म हो चुके होंगे। इसलिए अगर कभी जिंदगी आपको ऐसी स्थिति में डाल दे जहां आपको अपनी अस्मिता और शांति में से एक चुनना पड़े, तो शांति के लिए अपनी अस्मिता मत खोइए। क्योंकि जो इंसान अपनी पहचान खो देता है वो दुनिया से पहले खुद से हार जाता है। आज का सवाल आपसे है, क्या आप भी कहीं किसी डर, दबाव या आदत के कारण अपनी बांग छोड़ रहे हैं? अगर हाँ, तो अभी भी वक्त है खुद को वापस पाने का, अपनी आवाज उठाने का और अपने अस्तित्व के लिए खड़े होने का। क्योंकि मरना उतना दर्दनाक नहीं होता जितना खुद को खोकर जीना। सोचिएगा, जरूर सोचिएगा।